मैं संजय कुंजर का। तो अकाउंट्स यू नो कि आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और FII भी हूँ। तो अकाउंट्स के जो हम लेक्चर देते हैं वो एक्सपर्ट अकाउंट्स के लोगों को देते हैं, वो तो देते ही हैं। फिर 11वीं क्लास में अकाउंट्स पहली बार आता है तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं एक लेक्चर देता हूँ, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और बीकॉम के लिए हाउ टू डू प्रैक्टिकल थिंग्स, क्योंकि बीकॉम करने के बाद लोगों को थ्योरी तो आती है, प्रैक्टिकल नहीं आता। तो मैं एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता हूँ। तो ये 3 ट्रेनिंग तो हम देते ही हैं। और ट्रेनिंग देने की मेरी एक्सपर्टाइज है कि मैं कॉम्प्लेक्स चीज़ भी, मुश्किल चीज़ भी ऐसे बताता हूँ कि आसानी से कोई समझ जाए। तो एक ये मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, ये अलग टाइप का, शायद किसी ने ना बनाया हो। अकाउंट्स फॉर नॉन अकाउंट्स पीपल। यस, जो नॉन अकाउंट्स पीपल है या जिन्हें अकाउंट से डर लगता है उनके लिए, क्योंकि मैं ऐसे समझाता हूँ, ऐसे बताता हूँ कि आसानी से समझ आ जाए। नहीं समझ आए तो यू कैन ऑलवेज आस्क, और आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट हो जाए। अगर आप अकाउंट से डरते हैं या कभी सोचा ही नहीं कि अकाउंट्स के बारे में सोचेंगे, तो ये लेक्चर जो है, जो भी नॉन अकाउंट्स पीपल है, प्रोड्यूसर है, एक्टर है, एडवोकेट हैं, टीचर हैं, CEO हैं, मैनेजर हैं, हर एक के लिए हो जाएगा। अकाउंट्स की बेसिक बता रहा हूँ मैं। और फिर एक और लेक्चर लाने वाला हूँ जिसमें मैं टॉप जो होते हैं CEOs बड़ी बड़ी कंपनियों के, मैनेजर्स, HODs, उनके बाद जब फाइनेंशियल्स आते हैं, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, वो क्या देखें। और एक फिल्म प्रोड्यूसर के लिए, यस, बिकॉज यू नो आई एम इनटू एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन ऑल्सो। फिल्म मेकिंग का भी बड़ा तजुर्बा है और अकाउंट्स का भी, तो वो प्रोड्यूसर्स के लिए ला रहा हूँ। फिल्म में अकाउंटिंग क्या होती है, प्रोड्यूसर्स को क्या क्या ख्याल करना है, क्या क्या वो चेकिंग्स कर सकते हैं टू कीप अ वॉच। पर इधर इस लेक्चर में हम सिर्फ बात कर रहे हैं बेसिक, जिन्हें अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आता, क्या अकाउंट्स होता है वो समझें, सीखें, इंटरेस्ट क्रिएट करें। यस, तो भाई अकाउंट्स क्या होता है, क्या है अकाउंटिंग? भाई अकाउंटिंग है लेखा जोखा। अकाउंटिंग है कि भाई आपकी इनकम क्या है और खर्चे क्या हैं, बस यही है। सिंपल सिटी में देखें, अकाउंटिंग सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंगल एंट्री सिस्टम, एक डबल एंट्री सिस्टम। तो हम सिंगल एंट्री सिस्टम से शुरू करना है। यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है, वही जो आसानी से आप समझ सकते हैं, शायद कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आप भी करते हैं। सपोजिंग आपने 5,000 रुपये दिए मिसेस को खर्च करने के लिए घर के खर्च में, तो मिसेस के पास 5,000 रुपये आ गए। उन्होंने सपोजिंग 2,000 का किराने का सामान मंगा लिया, 1,000 का फ्रूट एंड सब्जी मंगा ली, और 1,000 का अदर मिसलेनियस। और इसके बाद उन्होंने 1,000 फिर आपसे मांगे। आप कहेंगे भाई हिसाब दो, हिसाब दो, दिस इज अकाउंटिंग। कहेंगे भाई 1,000 मेरा सब्जी वगैरह में खर्च हुआ, 1,000 इधर उधर प्रेस कराना, ये कराना, वो कराना, और 2,000 किराना, तो 4,000 हो गया। तो बोलते वो 1,000 तो बचा है, उसका क्या हुआ? वो मैंने साड़ी ले ली। हाँ, तो हिसाब 5,000 का पूरा ख़त्म हो गया। अब 1,000 रुपये और चाहिए, तो 1,000 रुपये लेंगे, फिर उसका हिसाब। यही अकाउंटिंग है जो आप आम जिंदगी में करते रहते हैं। अब इसको हम बिजनेस एस्पेक्ट से लेंगे, प्रोफेशनल एस्पेक्ट से लेंगे, सिंगल एंट्री को पहले समझेंगे, और उसके बाद फिर हम डबल एंट्री की तरफ जाएंगे, जो रियल अकाउंटिंग सिस्टम है जो आजकल यूज़ होता है हर जगह।
छोटी सी कंपनी से लेकर बड़ी कंपनी तक यही यूज़ किया जाता है, डबल एंट्री सिस्टम। अभी हम सिंगल एंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस में चलते हैं। सपोजिंग आपने बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए लिए। अब 10 लाख रुपए लिए, उसमें से 3 लाख का आपने छोटा सा कमरा खरीद लिया, 2 लाख का प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, 5 लाख हो गए। 2 लाख का रॉ मटेरियल खरीद लिया, 50,000 की सैलरी दी और 50,000 के मिसलेनियस एक्सपेंसेस किए। तो टोटल खर्चा कितना हो गया? 3 लाख जगह ली, 2 लाख प्लांट एंड मशीनरी, 5 लाख, 2 लाख का रॉ मटेरियल 7 लाख और 50,000 की सैलरी और 50,000 का मिसलेनियस। 8 लाख खर्च हो गया, 2 लाख आपके पास बचे। तो ये हिसाब हो गया। अब हिसाब रखेंगे, अच्छा ये खर्चा होगा, ये बचा होगा। अब अगर तो आपने सब पे कर दिया तो ये ठीक है। सपोजिंग जिससे रॉ मटेरियल लिया आपने, तो रामलाल को तो 1 लाख कैश दिया, लेकिन 50,000 आपने लिया दीनदयाल से और 30,000 आपने जो लिया श्यामलाल से और 20,000 लिया रीता एंड कंपनी से। इन तीनों को आपने कैश नहीं दिया, इनको देना बनता है अभी। तो आपके पास अब खर्चा कितना हुआ? 8 लाख की जगह 1 लाख तो आपने क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीदा, 7 लाख बचेगा। 3 लाख आपके पास, 7 लाख खर्च हो गया, 3 लाख आपके पास बचा है। कॉस्ट जो पैसा लगा आपका वो 8 लाख की जगह 7 लाख हो गया, क्योंकि 1 लाख आपने क्रेडिट पे लिया। तो 7 लाख आपने पे किया, 10 लाख में से 7 लाख पे किया तो बचे 3 लाख। अच्छा, ऐसा है कि जो मैं लेक्चर्स देता हूँ ये सब एक्सटेम्पोर है, इतनी प्रैक्टिस और एक्सपर्टाइज है कि बिना तैयारी के देता हूँ एक तो, और दूसरा 1 टेक होते हैं, 1 शॉट होते हैं और अपनी सेल्फी से खींचता हूँ। तो इसलिए प्रोडक्शन वैल्यू कम है, लेकिन आपको तो नॉलेज लेनी है ना, मुझे नॉलेज देनी है, बहुत अच्छी नॉलेज दे रहा हूँ मैं। ये नॉन अकाउंटिंग पीपल को अकाउंट्स की नॉलेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए। तो नहीं भी इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट जगाने के लिए। तो सिंपल। तो अब क्या हुआ कि 3 लाख आपके पास बचा हुआ है। अब आप कहेंगे 3 लाख बचा हुआ है तो कल को 3 लाख खर्च कर देंगे, लेकिन आपको 1 लाख पे करना है। तो इसका हिसाब रखना कि हाँ, वो जो आपका दीनदयाल है उसको 50,000, रामलाल को 30,000 और रीता एंड कंपनी को 20,000 ये देना है। तो इसका हिसाब रखना है। तो ठीक है, आपने लिख लिया एक जगह, तो ये तो हो जाता है, लेकिन इसकी काउंटर चेकिंग नहीं हो पाती। तो इंट्रोड्यूस किया गया एक डबल एंट्री सिस्टम, जिससे काउंटर चेकिंग होना आसान हो गया। तो गलती आसानी से पता चल जाती। सपोजिंग 50,000 का माल आपने लिया रामलाल से, लेकिन आपने गलती से 40,000 लिख दिया, तो यहाँ तो 40,000 ही चलेगा, गलती पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में गलतियाँ पकड़ने का ऑटोमेटिक एक सिस्टम आ जाता है। तो हर गलती नहीं, कुछ गलतियाँ एटलीस्ट, तो वो एक काउंटर चेक हो जाता है। और अब आपको हर चीज़ में टोटल करना है। सपोजिंग बाद में फिर आपने दीनदयाल से माल खरीदा 30,000 का, वो भी क्रेडिट पे, तो अब कितना हो गया? तो 50,000 पहले था, 30,000 और। तो इनका ये एक अलग अलग बिखरे हुए सही चीज़ लगती है जो आप मिस कर सकते हैं कभी। तो डबल एंट्री सिस्टम का ये फ़ायदा है कि एक काउंटर चेक हो जाता है और एक स्पेसिफिक आपको पता चल जाता है। फिर अब आगे सपोजिंग आपको 100 पीस बने, अभी 100 पीस की कॉस्ट निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे आप कहेंगे 8 लाख का पूरा खर्चा हुआ है, तो 100 पीस, तो 1 पीस हो गया आपका, उस हिसाब से 100 से डिवाइड करो, 8,000 की कॉस्ट आई। लेकिन आपने 5 लाख तो लैंड,
साथ में फ्लैट जो खरीदा वो 3 लाख का फ्लैट, 2 लाख की प्लांट मशीनरी, ये तो असेट है ना। इसको आप पर पीस के कॉस्ट में क्यों लगाएंगे? पर पीस के कॉस्ट में क्या आएगा? जो रेवेन्यू एक्सपेंस है, जो उसको बनाने में खर्च हो रहा है, वो क्या है? 1 लाख रॉ मटेरियल, 50,000 की सैलरी, 50,000 कुछ और, 2 लाख। तो सिर्फ 2 लाख, लेकिन बाकी 5 लाख का क्या? तो बाकी 5 लाख अगर मेरे जैसा होगा कोई अकाउंट्स एक्सपर्ट, तो वो जो आपने 10 लाख अगर बैंक से उठाया है तो बैंक का इंटरेस्ट आएगा, और अगर बैंक से नहीं उठाया, अपना ही है, फिर भी एक नोशनल इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने जमा कर दिया होता तब भी तो पैसा मिलता आपको। तो ये बात है, तो वो इंटरेस्ट लग जाता, कॉस्ट में जुड़ जाता। 2 लाख तो वो खर्च हुआ आपका, 1 लाख रॉ मटेरियल, 50,000 सैलरी, 50,000 मिसलेनियस, 2 लाख प्लस सपोजिंग आपने 25,000 इंटरेस्ट दिया, तो 2,25,000 हो गया असल में कॉस्ट। इस तरह से हम 2,25,000 डिवाइडेड बाई 100 के हिसाब से कॉस्ट निकालेंगे, उस हिसाब से हम मार्केट प्राइस निकालेंगे, बेचेंगे। बेचने में भी कैश हो सकता है। तो इतना सारा होता है, तो सारा स्टेगर्ड होता है, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, देखना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा अगर आपका बिजनेस है तो फिर सिंगल एंट्री सिस्टम तो काम ही नहीं कर सकता। अब आपको डबल एंट्री सिस्टम में जाना पड़ेगा। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? हर एक एक्ट का 2 अकाउंट्स होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं। सपोजिंग यही ले लीजिए कि आप 10 लाख लेके आए बैंक में, अपने घर से ही लाए सपोजिंग पहली बार, तो फिर एक जर्नल एंट्री पास होती है। एक अकाउंट को डेबिट करते हैं, एक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हर समय एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। जितने डेबिट्स का टोटल होगा अमाउंट, उतने क्रेडिट्स का टोटल भी होना चाहिए। ये काउंटर चेक होता है। पुराने ज़माने में इसे हम फिर बाद में ट्रायल बैलेंस निकल के आती है, मैनुअली करते थे, और फिर ट्रायल अगर कहीं भी गलती हो गई है तो वो नहीं मिलता था, तो वो गलतियाँ ढूंढना, तो वो बहुत मुश्किल काम होता था। लेकिन अब हम तो खैर एक्सपर्टाइज हो गई थी, पता चल जाता था कि कहाँ गलती हो सकती है वगैरह वगैरह, कई तरीके हैं। पर आजकल तो सब कंप्यूटराइज्ड है, तो वो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट एक काउंटर चेक मिल जाता है। सब गलतियां नहीं पकड़ी जा सकती, लेकिन कुछ गलतियां ऑटोमेटिक पकड़ी जा सकती हैं, कुछ आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। और इसके अलावा भी अगर गलतियां और मिस्टेक्स ना हो, तो मैंने बताया था बिकॉज आई एम कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइनिंग भी है, मैं करता हूँ। तो हम लोग ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं कंप्यूटर में और या मैनुअली भी, कि गलतियाँ ना हो तो हाईलाइट हो जाए, फ्रॉड्स ना हो तो हाईलाइट्स है। वो तो मेरी एक्सपर्टाइज भी है, जैसे मैंने बताया था। खैर वो अलग चीज़ है। अभी डबल एंट्री सिस्टम, तो एक जनरल एंट्री पास होती है। तो जैसे बैंक से पैसा आया, तो आप अपनी कैपिटल, तो 2 अकाउंट, कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं ये पता होना चाहिए आपको। एक बैंक अकाउंट इफेक्ट हो रहा है और एक कैपिटल आपका आया। तो जनरल एंट्री के लिए क्या ट्रांजैक्शन है ये पता होना चाहिए। 10 रुपये आप लाए, कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, दूसरे नंबर 2 वो पता होना चाहिए। यहाँ एक कैपिटल अकाउंट है, एक बैंक अकाउंट है। तीसरी चीज़ जो सबसे मुश्किल होती है, ये अब अकाउंट्स जो सीखना चाहते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। तो डबल एंट्री में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम यही होता है। तीसरा पॉइंट, ये तो पता चल गया कौन कौन से अकाउंट्स, कैपिटल और बैंक, 2 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। अब कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, ये सबसे मुश्किल काम है पता करना। इसके प्रिंसिपल्स हैं। जैसे बैंक के लिए प्रिंसिपल है कि बैंक में पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। पर होता क्या, ये सब याद नहीं रहता। सपोजिंग आप काम करते जाते हैं तो फिर तो याद है, नहीं करते, जैसे अब नॉन अकाउंट्स पीपल की बात कर रहा हूँ, तो फिर मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक बहुत क्रूशल। तो आप 50 साल बाद भी अगर टच नहीं किया, मेरे को याद करो, मतलब मैंने जो कहा है उसको याद करोगे,
तो आपको फटाक से आप निकाल सकते हो कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। वो मैं एक गुण मंत्र, एक ट्रिक बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे बैंक डेबिट होगा, कैपिटल क्रेडिट होगा। इस तरह से जनरल एंट्रीज होंगी, फिर लेजर्स बनते हैं, उसकी ट्रायल बैलेंस निकलती है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये होता है। इसको हम धीरे धीरे छोटे छोटे लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी इतना ही काफ़ी है आपके लिए कि डबल एंट्री हम आगे शुरू करेंगे कि 10 लाख की आप कैपिटल लाए। पहली एंट्री क्या की आपने, काम क्या किया, फ्लैट खरीद के ले लिया छोटा सा। तो फ्लैट आपने लिया और 3 लाख रुपया दिया। अब इसको और समझ लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन है कि फ्लैट लिया, 3 लाख रुपया दिया। उसमें 2 अकाउंट कौन कौन से हैं, एक तो फ्लैट, आपने जो फ्लैट लिया तो वो हो गया, और एक बैंक। तो जो घर आपने लिया उसको हम, वो एसेट है, फिक्स एसेट है टू बी प्रिसाइज, डेबिट कर देंगे, और बैंक से पैसा गया उसे क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले ये पता करना कौन से 2 अकाउंट है। अब डेबिट, मैंने कहा ना बैंक का रूल है, बैंक में पैसा आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। तो आपने देखा बैंक से पैसा गया तो क्रेडिट होगा, तो दूसरा अकाउंट डेबिट होगा, सिंपल। अगर एक क्रेडिट हो तो दूसरा डेबिट होगा, वो आसान है। तो इसी ज़रिए से अब मैं आपको गुण मंत्र बताऊंगा, लेकिन वो अगले वीडियो में।